इडियोसिंक्रेसी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या टर्म ऑफ ड्रग प्रूविंग सीरीज। ये जो हमारी ड्रग प्रूविंग सीरीज होती है 105 से लेकर 145 तक, इसमें एक टर्म है इडियोसिंक्रेसी जो हर बच्चे को बहुत मतलब इनिशियली बहुत परेशान करती है, समझ नहीं आता है। वैसे देखें तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एग्जामिनर्स का वाइवा में बहुत ही फिक्स्ड और कॉमन क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि कुछ भी नहीं आता है एट दी एंड, तो वो बोलते हैं कि इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, 2-4 एग्जाम्पल दे दो, उतने से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इडियोसिंक्रेसी को देखें तो एक टर्म एक लाइन में अगर खत्म करें तो पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, इतना भी बोल दोगे तो उनके लिए इनफ है, ठीक है। पर हम उतना नहीं करेंगे और उसके पीछे उस वर्ड का मतलब क्या आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो लिखा क्या है, कॉर्पोरियल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी एक्चुअल में है क्या चीज वो पता होना चाहिए। इडियोसिंक्रेसी और एलर्जी में फर्क क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक दो टर्म है जो ओवरलैप कर रहे होते हैं, कहीं पे बोल देते हैं कि पर्सन की ससेप्टेबिलिटी है किसी चीज को लेकर, ठीक है, और वहीं बोल देते हैं कि इडियोसिंक्रेसी। तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। ओवरलैप भले ही कर रहे हैं, देखने में लग सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, बोल देते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, जैसे कि एलर्जी में भी यूज कर देते हैं कि एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी कहीं ना कहीं कॉमन है, बट ऐसा नहीं होता है। इनमें बहुत ही डिफरेंस होता है, खास डिफरेंस होता है। तो हम उन दोनों टर्म की ससेप्टेबिलिटी और इडियोसिंक्रेसी में क्या फर्क होता है वो जानेंगे, और क्या फर्क है एलर्जी में और इडियोसिंक्रेसी में। साथ ही साथ एग्जांपल देखेंगे, डेली लाइफ एग्जांपल देखेंगे, उससे हम इडियोसिंक्रेसी को बहुत ही इजी टर्म्स में पहले समझेंगे बोर्ड पर, ठीक है। इस वर्ड को पूरा ब्रेक करके मैं आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करूंगी। हर एक वर्ड को अच्छे से पहले हम समझेंगे। एक पूरा सेंटेंस बोलना हो या समझाना हो, या जब आपके एग्जाम में सिर्फ इडियोसिंक्रेसी अगर आ गया शॉर्ट नोट में, तो आप उसको कैसे करोगे, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये इसलिए है कि आपको डेप्थ में पूरी नॉलेज हो। ये नॉलेज अगर आपको इडियोसिंक्रेसी की होगी तो इससे होगा क्या आपको कि एक आपको ये फायदा होगा कि आप इंडिविजुअलाइजेशन जो हम बोलते रहते हैं होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन होता है, वो एक्चुअल होता क्या है, ठीक है, ये बात आपको समझ आएगी। और इसी पे आगे चल के इन फ्यूचर आप सीखते हैं कि पोटेंसी और डोज जो हम सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि मेडिसिन निकाल लेना चलो वो बड़ी बात है, ठीक है, एक मेडिसिन निकालना बड़ी बात है, बट उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितना पोटेंसी में देना है, कितना डोज होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाके एक पर्सन के बॉडी में इंटरनली वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हर पर्सन अलग अलग होता है, ठीक है, उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, तो इसलिए इस टर्म को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। ये सारा एक बेसिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। एट दी एंड हम अपनी बुक को रीड करेंगे ताकि हमें एक एक वर्ड बुक की लिखी हुई अच्छे से समझ आ जाए, ताकि टीचर को, एग्जामिनर को कोई भी लाइन वहां से अगर वो इन डेप्थ अगर कोई टीचर पूछता भी है, एग्जाम्पल वहां के पूछता है बुक में जो गिवन है, तो आप उस बताने के इतने कैपेबल हो जाए। आपको अगर ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिया साइंस। माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ओके, सो अगर आपको समझना है तो प्लीज आप इस वीडियो से पूरी जितने भी टाइम की होगी, अगर ये थोड़ा लॉन्ग भी हो जाए तो कोई ऐसे टेंशन मत लेना, मतलब आप पॉज कर करके देखना, ठीक है, ब्रेक करके देख लेना। थोड़े टाइम में एक कंसेप्ट समझ आ गया, दूसरी स्लाइड आए, मतलब दूसरा लगे, तो वहां पे आप पॉज कर लेना, बट वीडियो क्या करना, कंप्लीट देखना, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इडियोसिंक्रेसी जो भी है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इडियोसिंक्रेसी, अगर एक वाइवा के ऐसा भी क्वेश्चन है कि ये टर्म किस अफॉर्जम में गिवन है, सो इट इज गिवन इन द अफॉर्जम नंबर 117, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 117 है। इसको समझने से पहले मैं आपको लास्ट वाला थोड़ा कनेक्ट कराती हूँ कि अफॉर्जम नंबर 116 में बात करी गई थी, वहां पर हैंडमैन सर ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। मैं वहां से थोड़ा आपको कनेक्ट कराती हूँ फिर भी, कि हमने वहां पढ़ा था कि जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं उसके दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली, मतलब ज्यादातर लोगों में देखे गए हैं। कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि 100 पीपल हैं अगर, तो उन सब में वो कॉमनली सब में आ रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, ऐसे सिम्टम बहुत लोगों पे आ रहे हैं, मैनी इंडिविजुअल्स पे आ रहे हैं। कुछ ऐसे रेयर सिम्टम है जो कि फ्यू पर्सन में आए, कुछ लोगों में आए, 100 में से 40 पे मान लो 40% पे वो सिम्टम्स आए, कुछ अलग प्रकार के सिम्टम, और कुछ सम ओनली वेरी फ्यू पीपल पे आए, ठीक है, कि किसी 1-2 पर्सन में ही देखने को कुछ अलग सा मिला, ठीक है।
इडियोसिंक्रेसी उसी को बोला जा रहा है जिसने दिखाया। इसमें भी दो चीजें रिक्वायरमेंट होगी, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे कि इडियोसिंक्रेसी के लिए क्या दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी बुक में भी गिवन है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो पहले यहाँ से समझो कि वही जो सम ओनली में दिखाया गया उसी से कनेक्ट करेगा बुक में आपके 170। यहाँ से इडियोसिंक्रेसी को अभी हम समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बोर्ड पर देखो पहले आप इसे, इसमें जो ये अफॉरिज्म है 117, तो आप अगर कोई भी एक वर्ड में पूछे कि इसमें क्या सीखा आपने इनडायरेक्ट वे में कि 170 में हनुमान सर ने क्या चीज बताई है, सो इसमें इडियोसिंक्रेसी के बारे में बताया गया है। अभी देखो इडियोसिंक्रेसी ये 3 वर्ड से मिलके बनाया गया है, बना है मतलब ईडियो, 3 में ब्रेक करो। ईडियो, ईडियो का मतलब क्या होता है, वंस ओन, सिन मतलब होता है अलोंग विथ, क्रेसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये ब्रेक करके थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, जब इसको कंबाइन करके हमने पढ़ा तो क्या मिला हमें, पर्सन्स ओन पिक्यूलियर पर्सनैलिटी, कि एक पर्सन की उसकी खुद की पिक्यूलियर मतलब होता है कुछ खास, कोई खास प्रकार की चीज, ठीक है, कोई खास उसकी पर्सनैलिटी दिखी जो कि हर किसी में नहीं दिखी पर एक पर्सन में वो देखने को मिली, ठीक है। तो एक लाइन में बोले तो इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये मत सोचना कि मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, यहाँ से अभी मैं आपको सिर्फ वो वर्ड है जो इडियोसिंक्रेसी, वो आप अच्छे से समझ लो, डेफिनेशन समझ लो। नेक्स्ट में जब इतना आपको ग्रास्प हो जाएगा, एक जिस्ट मिल जाएगा, बेस समझ आ जाएगा, देन हम एग्जांपल से समझेंगे, तब आपको और भी अच्छे से चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो इडियोसिंक्रेसी क्या कह रहा है कि एक पर्सन की खुद की पिक्यूलियर खास प्रॉपर्टी है, कोई पर्सन है उसमें ही वो चीज किसी में देखने को मिली, बाकी सब में 100 ऑफ पीपल में ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग वो चीज देखने को नहीं मिली, ठीक है। जब हम उस पर प्रूविंग कर रहे थे उस सब्सटेंस ने जाके अंदर कुछ अलग तरीके के रिएक्शन दिखाए, कुछ अलग सिम्टम्स आ गए, ठीक है। तो वो हम समझेंगे आगे, पहले इतना समझ लो। फिर क्या समझा सकते हो, इसमें कह सकते हो जो आपकी बुक में है, पिक्यूलियर, इडियोसिंक्रेसी मींस पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, अनकॉमन या फिर स्पेशल बोले, ठीक है, जो कि हर एक में नहीं देखने को मिली, कुछ एक दो लोगों में देखने को मिलती है। कॉर्पोरियल मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन हर ड्रग के स्टार्टिंग में कि किस तरीके का पर्सन का, इस मेडिसिन का किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ओवरऑल नेचुरल मेकअप, फिजिकल मेंटल दोनों को बोलते हैं। पर आप याद रखो यहाँ पे कॉर्पोरियल ऐड कर दिया, इट मीन्स कि हम यहाँ पे सिर्फ उसके फिजिकल प्लेन पे यहाँ पे सिम्टम्स को नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसको और समझते हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ और क्या कहना चाहता है इसका मतलब, एन इंडिविजुअल्स यूनिकली सेंसिटिव फिजिकल बॉडी दैट रिएक्ट्स इन एन अनकॉमन वे, कि उस पर्सन की जिस पे हमने टेस्टिंग कर रहे हैं, जिस पे हम मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी बॉडी ने उस चीज़ के लिए कुछ अलग तरीके से अनकॉमन वे में सेंसिटिविटी उसने दिखाई उस चीज़ के लिए, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अबनॉर्मल रिएक्शन टू अ सब्सटेंसेस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस दिया है तो उसके लिए उसने कुछ अबनॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया, ठीक है। ये सारा चीज़ जितने भी डेफिनेशन अभी ये पढ़ा, चाहे ये पढ़ा, ये एवरीथिंग आप इस चीज इसके लिए इडियोसिंक्रेसी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर जो कॉर्पोरियल टर्म है, ठीक है, इतना आपने समझ लिया कि किस तरीके से आप इडियोसिंक्रेसी डिफाइन करोगे अगर पूछा गया तो, ओके। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप डेप्थ में थोड़ा समझते हैं कि कॉर्पोरियल क्यों लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। कॉर्पोरियल का मतलब बताया उसने बॉडी, फिजिकल प्लेन पर, कि हम जो सिम्टम्स देख रहे हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं वो फिजिकल प्लेन पे कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने किसी को जो ड्रग दिया उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो मैं देख सकती हूँ उन चीज़ों को, तो मैंने यहाँ पे फिजिकल टर्म यूज किया जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो कॉर्पोरियल मतलब है फिजिकल या बॉडी, फिजिकल या बॉडी टर्म यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि दीज आर क्लियर ऑब्जर्वेबल मेजरेबल, क्योंकि हम जो बॉडी पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना उसको हम देख सकते हैं। स्नीजिंग फ्रॉम परफ्यूम, रैशेज आफ्टर सर्टेन फूड, या फिर कफ, कि मतलब अगर किसी पर्सन को आपने देखा होगा कि परफ्यूम से क्या होता है, उसको क्या बोला गया यहाँ पे, रैशेज आफ्टर सर्टेन फूड्स एंड स्नीजिंग फॉर परफ्यूम, कि परफ्यूम से क्या होता है किसी किसी को स्नीजिंग होने लगता है, ठीक है, हेडेक होने लगता है। तो वो क्या होता है कि कोई भी पर्सन आसपास वाला भी है ना उसको देख सकता है उस चीज में कि बाकी लोग वहाँ के नॉर्मल है पर इसमें कुछ अलग सा इस पर्सन में देखने को मिल रहा है। XYZ कोई भी हो सकता है, वो उसकी खुद की अंदर की प्रॉपर्टी है जिसकी जो कि
अलग तरीके से उसने उस परफ्यूम के लिए रिएक्ट करा कि उसको क्या होने लगी, छींक आने लग गई उस चीज से, ठीक है। और क्या है, रैशेस, कुछ खाने के बाद किसी तरीके से बॉडी पे रैश आना। मतलब यहाँ पे अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हम उन सिम्टम्स को बॉडी प्लेन पर, ठीक है, आउटर बॉडी सरफेस पे या फिर बाहर से देखकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कॉर्पोरियल वर्ड यूज किया गया है। मेंटल क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है, मेंटल प्लेन पे हम क्यों नहीं इडियोसिंक्रेसी को देखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका क्या कारण है, वेरिएबल एंड सब्जेक्टिव चेंज विद सिचुएशन, नॉट स्पेसिफिक थॉट, इमोशन इन माइंड। क्योंकि जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं ना, वो क्या पता वो कोई भी मेडिसिन ली हो या कुछ भी हो, तो एक पर्सन उसको लग सकता है कि ये चीज चलो ठीक है उसके लिए नॉर्मल है, वो चीज ना बता पाए, उतना एक्सप्रेस ना कर पाए, उसकी थॉट, फीलिंग, इमोशन उस चीज के लिए अलग हो, उसने क्या सोचा कि हाँ ठीक है ऐसा होता है, कोप अप कर जाए, हैंडल कर जाए, वो ना बता पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रग प्रूविंग में तो हमें सारे सिम्टम्स नोट डाउन करने हैं ना। तो जब बॉडी पे दिखेंगे कि मुझे हाँ ये देने के बाद किसी एक दो पर्सन में स्नीजिंग होने लगी, कफिंग होने लगे, रैशेज आ रहे, तो आई कैन राइट डाउन ना, कि मैं लिख सकती हूँ कि ये हाँ ये चीजें देखने को मिली इस ड्रग में। अगर मेंटल प्लेन में वो पर्सन खुद ही खुद में सोचते रह जाए कि उसको कुछ भी एंजाइटी हो रही, नर्वसनेस कुछ भी हुआ, ठीक है, तो वो मे बी मुझे इतने अच्छे से ना बताए या फिर ना एक्सप्लेन करे और मैं उस चीज़ को देख भी ना पाऊँ, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्टिवली वो चीज़ क्या करेगी, अलग करेगी। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली डोमिनेट कर जाती है कि हम कॉर्पोरियल वर्ड लिखा गया कि हम फिजिकल प्लेन पे नोट करते हैं, ठीक है, ये था इसका मतलब। अब देखो दो टर्म है, एक क्या है ससेप्टेबिलिटी और एक है आपकी इडियोसिंक्रेसी। इन दोनों में फर्क क्या है, एक बार समझ लो थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है कि एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू एनी स्टिमुलस, मतलब हाउ मच यू रिएक्ट। ससेप्टेबिलिटी देखो क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन की क्या है टेंडेंसी कि वो कितना रिएक्ट कर रही है किसी स्टिमुलस से। लाइक मैंने जब ड्रग दिया, 100 है उस रूम में, ठीक है, तो मैंने जब ड्रग दिया तो रिएक्ट तो सबने करा ना, सभी उस चीज के लिए ससेप्टेबल थी, सबने कुछ ना कुछ सिम्टम्स मुझे दिखाए, मुझे दिखे, ठीक है, और सबने अपने में नोट किया। प्रूवर चाहे खुद हो चाहे मैंने किसी को प्रूविंग कराई हो, जो भी प्रूवर है उसको मतलब वो चीज देखने को मिली, ससेप्टेबल था, उसने कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाए। तो मतलब है कि हाउ मच यू रिएक्ट या फिर ही रिएक्ट, जिसको भी हमने दिया कि उसकी बॉडी ने उस ड्रग के लिए कितना रिएक्शन दिखाया, ठीक है, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है, तो दिस इज ससेप्टेबिलिटी। अब समझते हैं इडियोसिंक्रेसी क्या है। तो इडियोसिंक्रेसी मीन्स कि हाउ स्ट्रेंजली और अनयूजुअली यू रिएक्ट। कि इडियोसिंक्रेसी ये हो गई कि अब 100 लोग तो थे, ससेप्टेबिलिटी हुई कि सबने सेंसिटिव थे, सबने उस चीज के लिए सेंस किया, दिखाया, बट इडियोसिंक्रेसी क्या है, किसी एक दो लोगों ने उसी ड्रग के लिए कुछ अलग तरीके के सिम्टम दिखा दिए जो कि इतने लोगों 99 में नहीं देखने को मिले, ठीक है। सो दिस इज द इडियोसिंक्रेसी की मतलब कुछ खास, कुछ पिक्यूलियर, उसकी बॉडी ने ऐसा कुछ सिम्टम स्ट्रेंजली कुछ एक्ट करा, सो दिस इज इडियोसिंक्रेसी। एट द एंड हम इन दोनों को टर्म कंबाइन करते हैं और एक सेंटेंस देखते हैं अपना लास्ट में, कि हम बोल सकते हैं कि ऑल इडियोसिंक्रेटिक पीपल आर ससेप्टेबल, ठीक है, ये लाइन हुई, और कि सारे इडियोसिंक्रेटिक ससेप्टेबल तो कह सकते हैं, बट ऑल ससेप्टेबल पर्सन्स आर नॉट इडियोसिंक्रेटिक। मतलब वही कि 100 लोग हैं तो सारे ससेप्टेबल हम बोल सकते हैं उनको, ठीक है, मतलब जो ससेप्टेबल हैं, जो इडियोसिंक्रेटिक है वो ससेप्टेबल भी है, पर जितने ससेप्टेबल हैं वो सारे इडियोसिंक्रेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है किसी एक दो में ही देखने को मिलती है, वही उसको खास बनाती है, ठीक है, उस ड्रग के लिए। इससे क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं कि एक मेडिसिन का पूरा ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं कि की मेडिसिन क्या क्या चीजें दिखाती है, वो चीजें मैं नोट डाउन करूंगी, ठीक है, उसके लिए। तो ये जो सिम्टम है ये भी तो मेरे लिए खास हो गया ना, इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। मैं अभी से नोट डाउन कर लूंगी कि हाँ ये मेडिसिन की एक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी जो भले ही मुझे एक दो में मिली पर देखने को तो मिली ना, उसकी बॉडी ने एटलीस्ट उसके लिए रिएक्ट तो करा ना, तो मैं मुझे देखने को मिला, तो मैं उसको भी क्या करूंगी, नोट डाउन कर लूंगी। फिर कोई पर्सन आता है, पेशेंट आता है, इस तरीके का अगर मुझे कुछ खास सिम्टम दिखता है तो वो मेरे लिए और एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वो मेडिसिन उसकी तरफ और मतलब मैं प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी यहाँ पर इडियोसिंक्रेसी को किस तरीके से आप बताएंगे, क्या सेंटेंस बोलेंगे, किस तरीके से समझाएंगे, ये चीज समझ आ गई है। ससेप्टेबिलिटी और इडियोसिंक्रेसी में क्या डिफरेंस है, ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है।
पर उससे भी पहले एक बार मैं आपको इसमें जो मैं आपको बता रही थी कि इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है। जो ये इडियोसिंक्रेसी जो प्रॉपर्टी दिख रही है उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, वो क्या है वो एक बार देखते हैं। कि आपकी बुक में लिखा हुआ है द इनहेरेंट पावर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस। यहाँ पर मेडिसिन मैंने लिखा है कि अगर आपको जो ये इडियोसिंक्रेसी प्रॉपर्टी है ये किसी में हमें देखने को मिल रही है, ये कब दिखती है, कब दिखेगी हमें? तो फर्स्ट क्या है, उसके लिए एक पहली चीज चाहिए होगी कि इनहेरेंट पावर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस। यहाँ पर मेडिसिन की बात करी है। इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस क्या होता है कि पावर टू अफेक्ट, मतलब कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है या फिर कोई चीज आपकी बॉडी में गई। यहाँ पर मेडिसिन बोल रही हूँ क्योंकि ड्रग प्रूविंग से मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ कि उसको मेडिसिन जो मैंने दी तो उस मेडिसिन में कुछ उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, पावर थी, जो क्या कर रही है, उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो पहली चीज तो हमें ये चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तभी इडियोसिंक्रेसी देखने को मिलेगी। मतलब कि मेडिसिन में भी तो वो प्रॉपर्टी जो हम क्या करते हैं, सिम्टम्स जो आ रहे हैं नोट डाउन कर रहे हैं मेडिसिन की, और फिर हम बाद में मैच कराकर सिमिलिया के बेसिस पे देने वाले हैं। तो मेडिसिन में भी तो वो पावर होनी चाहिए ना कि वो अपनी प्रॉपर्टी अंदर जाकर दिखा पाए। ठीक है, तो पहली क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड बात क्या है कि कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, कि अब इस हमारे जो पर्सन है उसकी वाइटल फोर्स में, वाइटल फोर्स क्या है, जो हमारी पूरी बॉडी को रन कर रही है, एनिमेट कर रही है, चला रही है, ठीक है, गवर्न कर रही है, मेन सेंट्रल बॉडी है, डायनामिक इन नेचर है। ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ रखी है ऑलरेडी, अफॉर्जम नंबर 9 में। 1 to 27 भी मैंने अच्छे से करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में उन सभी को भी देख सकते हैं। तो 9 में बात करी थी पहली बार वाइटल फोर्स की, तो वहां पे बोला गया था, ठीक है, वो सब प्रॉपर्टी वहां से पढ़ना। तो ये कह रहा है कि उस वाइटल फोर्स में भी तो इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता होनी चाहिए ना कि जो इन्फ्लुएंस करने आया है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। ठीक है, कि मेडिसिन में तो वो पावर है, पर क्या वाइटल फोर्स में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाए आने की वजह से जो एंट्री की है, तभी तो वो चीज देखने को मिलेगी ना हमें। अगर वो इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ, वाइटल फोर्स इतना रिएक्टिव ही नहीं हुआ उस चीज के लिए, तो वो चीज नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्मली जो सब में सिम्टम आ रहे हैं वही देखने को मिलेगी। पर किसी एक दो पर्सन में क्या होता है कि वो वाइटल फोर्स इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो जो हिडन प्रॉपर्टी होती है ना मेडिसिन की, इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है, वो उसको भी मतलब सेंस कर लेता है और उसके सिम्टम जो होते हैं वो दिखा देता है। ठीक है, तो ये दो चीजें चाहिए होती हैं इडियोसिंक्रेसी प्रॉपर्टी देखने के लिए। ये बुक में है आपके, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। समझने से पहले इसमें हम क्या समझ रहे हैं, इडियोसिंक्रेसी और एलर्जी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे समझेंगे इसको कि हम कहीं पर तो इडियोसिंक्रेसी बोल देते हैं और कहीं पे एलर्जी, तो इन दोनों में फर्क क्या है। एलर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एलर्जी क्या है, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ओवर रिएक्ट कर जाता है टू अ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक फूड, पॉलन, जो भी चीजें यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी है, इसके लिए हमारी बॉडी ने किस तरीके से रिएक्ट करा। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है हमारी बॉडी का एलर्जी, जो कि नॉर्मली सभी में देखने को, कई लोगों में देखने को मिल सकता है, बट दिस इडियोसिंक्रेसी ये किसी एक दो लोगों में ही दिखेगा। वो किस तरीके से, क्या डेफिनेशन है, वो ऑलरेडी हम पहले पे पढ़ चुके हैं। अभी देखो, आपने देखा होगा कि ये जो एलर्जी वाली चीज है वो काम कैसे करती है, कि आपने फिजियो अगर पढ़ी है अच्छे से तो उसमें आपको पता होगा कि जब कोई भी पॉलन, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पॉलन या फिर डस्ट कुछ भी बॉडी में एंटर करती है, तो क्या होता है कि वो एक एलर्जन की तरह काम कर रही है। ठीक है, एलर्जन, तो हमारी बॉडी ने उसको सेंस करा, तो जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी के खिलाफ जो बनाते हैं, अरे जो पॉलन आया बाहर से, जो एलर्जन आया, उसके लिए क्या बना रहे हैं, एंटीबॉडी, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो आईजीई बनता है, हमारे बीटा सेल्स बनाते हैं। फिर वो जो आईजीई बनता है वो मास्ट सेल से जाके क्या करता है, अटैच कर जाता है। आफ्टर दैट हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो चीजें देखने को मिलती है, स्नीजिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है कि वो डस्ट पॉलन उसको एज अ कि बाहर से कोई ऐसी चीज आई है हमारी बॉडी के लिए क्या है हार्मफुल, उसको लगी, उसने सेंस किया और ये सब एक्टिविटी पीछे से हुई, तो दिस इज एलर्जी। और ये बहुत लोगों में देखने को मिल सकती है। पर वही चीज जो अंदर पॉलन गई है उसको क्या किया कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्या हुआ, हमारी बॉडी वाइटल फोर्स ने उसको थोड़ा अनकॉमन वे में उसके लिए रिएक्शन दिया, कुछ ऐसी चीज दिखा दी जो कि किसी खास एक दो लोगों में ही देखने को मिली। ठीक है, तो वो एक होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से आप समझाएंगे इडियोसिंक्रेसी को। ठीक है,
तो अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे कि मिल्क के बारे में दिया हुआ है कि ओनली 1% वॉमिट, दिस इज इडियोसिंक्रेसी, और मैनी पीपल गेट इंटॉलरेंस या एलर्जी। ये बहुत लोगों में देख सकता है कि दूध पीने से क्या होता है, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं ना, तो ये बहुत लोगों में देखने को मिल सकता है उससे। पर किसी 1-2 पर्सन उसको क्या है कि कभी भी वो दूध पीता है, कोई भी पर्सन, उसको क्या है, उसकी इडियोसिंक्रेसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको क्या हो रही है, हर बार उसको वॉमिटिंग हो जा रही है। वो कभी भी उसको मतलब क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, एक नॉर्मल एलर्जी होना एक अलग चीज है, बट हर बार वॉमिटिंग होना, दिस इज डिफरेंट ना। तो ये इडियोसिंक्रेसी में आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एक परफ्यूम है, अगर रूम में परफ्यूम स्प्रे किया गया तो उसमें क्या हुआ, 1 पर्सन फेंट या हेडेक, किसी एक पर्सन को क्या हुआ, हेडेक हो गया, फेंट हो गया। मैनी पर्सन गेट स्नीजिंग, ये आपने अपने घर में भी नोट करा होगा, जैसे किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, सभी रेडी हो रहे हैं, कुछ भी है, कोई ऐसे परफ्यूम स्प्रे कर रहा है, मतलब पूरे रूम में हो गया। ठीक है, जल्दी क्या होता है, गैसेस का जल्दी डिफ्यूजन हो जाता है ना, साइंस में भी पढ़ा आपने। तो क्या होता है, अगर कोई पर्सन नेक्स्ट रूम में भी बैठा हुआ है, दूर 3-4 रूम में भी बैठा हुआ है, तो कई लोगों को देख सकते हैं कि नॉर्मली कई लोगों को स्नीजिंग हो जाती है। सो दिस इज एलर्जी, कि उसको नॉर्मल स्नीजिंग हुई। ठीक है, ये स्नीजिंग हुई, पर किसी किसी को क्या हुआ, वो इसको स्नीज स्मेल, मतलब उससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो उसको इतनी तेज हेडेक होने लगी या फेंट हो गया, बेहोश भी हो गया। सो दिस इज इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, कॉफी। 1 पर्सन बिकम वेरी एंशियस, कि उसको बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई, एंशियस हो गया वो। मैनी पीपल टॉलरेट नॉर्मली एनर्जी फील, मतलब कि नॉर्मली कॉफ़ी पीने से बहुत लोगों को एनर्जी फील हुआ, बट कोई एक पर्सन था जो बहुत एंशियस हो गया। लास्ट एग्जाम्पल देखो, डस्ट। डस्ट का देखते हैं, क्या है कि रेयर इंडिविजुअल रिएक्शन, या फिर बोले कॉमन स्नीजिंग इन्फ्लुएंस, मतलब कि बहुत लोगों में स्नीजिंग देखने को मिलता है डस्ट से, और किसी पर्सन में रेयर इंडिविजुअल रिएक्शन। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो आपकी क्लास से एग्जांपल लेते हैं कि कभी सफाई होती है ना हमारे रूम की, किसी भी रूम की। ठीक है, मान लो आप अपने क्लासरूम में हो, तो वहाँ क्या हो रहा है कि सफाई हुई, ठीक है, डस्टिंग हो रही है। डस्टिंग होने के बाद क्या हुआ, अगर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा एंटर किए हैं, तो क्या हुआ कि नॉर्मली स्नीजिंग सबको हो रही थी। शुरुआत में सबको स्नीजिंग होने लग गई, सभी खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, इस तरीके के सिम्टम, बच्चे परेशान हैं। ठीक है, ऐसा देखने को मिला। पर आफ्टर सम टाइम कुछ बच्चों में क्या देखने को मिल गया, कोई इक्का दुक्का मीन्स की 1-2 पर्सन ऐसे होंगे, बच्चे होंगे कि जिनको ब्रेथलेसनेस हो गई, मतलब कि सांस फूलने लगी, उसको सांस ही नहीं आ रही है एकदम से, उस डस्ट से जो नॉर्मली सबको स्नीजिंग आ रही थी इनिशियली, उसको भी आई। पर आफ्टर सम टाइम उसकी वाइटल फोर्स ने इतना उसको मतलब सेंस कर लिया, रिएक्ट कर गया उस चीज के लिए कि उसको क्या, उसकी सांस फूलने लग गई। तो ये उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है ना, कि इतने बच्चों में से उसने कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाई। ठीक है, और वहीं एक बच्चा ऐसा था कि नॉर्मल स्नीजिंग होते होते उसकी बॉडी पे इतने सारे रैशेज होने लग गए। ठीक है, तो वो एक अलग तरीके से उस चीज को रिएक्ट किया उसने। तो मतलब एक ही चीज के लिए बहुत सारे पर्सन को उस चीज से एलर्जी हो सकती है, पर इडियोसिंक्रेसी कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी एक ही सब्सटेंस के लिए 1-2 पर्सन में ही देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ गया, सारे एग्जाम्पल से समझ आ गया कि इडियोसिंक्रेसी क्या है, और जो भी मैंने टर्म्स बताए कि इम्यून एलर्जी क्या है, और ये सब ससेप्टेबिलिटी, क्या 2 चीजें चाहिए होती है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये तो था कि हमने बहुत इजी टर्म्स में सब कुछ समझ लिया ऑलरेडी, और हमें सब कुछ समझ आ गया है। यहाँ से अब हम अपनी बुक को रीड करते हैं। अब आपको बुक अब पढ़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। मैं एक बार आपको रीड करके एक एक लाइन समझा देती हूँ। आफ्टर दैट जब आप पढ़ लेते हो, पहली बार अपनी बुक पढ़ा करो, देन वीडियो देखा करो, फिर से अगेन में बुक रीड किया करो। ये 3 चीज यहाँ से कवर हो जाती है आपकी। ठीक है, तो एक पैटर्न ये हो गया। देन आप क्या हुआ, मतलब ये एक ऐसा हो गया कि आपके माइंड में ये सारी चीजें स्टोर हो गई। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि हाँ ये वर्ड आपने सुना, ऐसा ऐसा होता है। देन आप क्या होगा, फिर से आपकी टीचर पढ़ाएगी जब आपको क्लास में, तो वो और चीजें क्लियर होंगी वहां से। ठीक है, और थोड़ी चीजें आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर आपको वाइवा होगा, तो एक और बार रिविजन होगा। देन वाइवा होते रहते, जैसे 3 टर्म में भी होगा, तो रिविजन करते करते एट द एंड जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, तब तक आपको बहुत अच्छे से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये पैटर्न होता है किसी भी चीज को समझने का। ओके, अब यहाँ पर 117 बुक से पढ़ते हैं, और बुक में जो एग्जाम्पल है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हैंडमैन सर कि टू द लेटर कैटेगरी बिलोंग्स सो कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। लेटर कैटेगरी किससे रिलेट कर रहा है, ये 116 से,
कि जो सम ओनली बोला गया था ना लास्ट लाइन पे, लास्ट जो फॉर्जम था कि सम ओनली इन वेरी फ्यू हेल्दी बॉडी, कि कुछ ऐसे सिम्टम थे जो कुछ एक लोगों में देखने को मिला, तो उन्हीं लोगों को हमने क्या बोला, इडियोसिंक्रेसी, सिंक्रेसिस मतलब पर्सन को या प्रॉपर्टी उसमें जो देखने को मिल रही है उसको बोला गया बायवेचरमेंट। बायवेचरमेंट मतलब इस शब्द से हम क्या समझते हैं, पिक्यूलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको इलेबरेट करके बताया है क्या चीज होता है, ठीक है। which although otherwise healthy possesses a disposition to be brought into a more or less morbid state by things, कि मतलब कह रहे हैं कि वैसे जिस पर्सन में हेल्दी पर्सन में आया है ये इडियोसिंक्रेसी प्रॉपर्टी देखने को मिली, अदरवाइज वो हेल्दी है, वैसे वो नॉर्मली हेल्दी था, पर उसकी क्या एक डिस्पोजिशन थी, उसने एक पोजेस किया, एक डिस्पोजिशन मतलब होता है कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं शो की उसने, जिससे कि वो मोर और लेस, ज्यादा या कम, उसमें क्या दिखे, ऐसे मॉर्बिड अब नॉर्मल स्टेट्स देखने को चीजें मिली, सीम टू प्रोड्यूस नो इम्प्रेशन एंड नो चेंज इन मेनी अदर इंडिविजुअल, कि उसी चीज ने बहुत सारे लोगों में कोई भी कुछ लोगों में मतलब कुछ सिम्टम देखने को मिले, नो इम्प्रेशन एंड नो चेंज इन मैनर, मतलब कि उस तरीके के बहुत लोगों में देखने को चीजें नहीं मिली, पर एक दो लोगों में ही फ्यू पर्सन जो कि हेल्दी थे फिर भी उन्होंने इस तरीके के जो मॉर्बिड ऑल्टरेशन या जो भी चेंजेस है वो दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं बट दिस इनएबिलिटी टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन एवरी इंडिविजुअल इज ओनली अपरेंट, कि वही मतलब कह रहा है कि ये जो एक दो लोगों में दिख रहा है वो इजीली हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इनेबिलिटी का मतलब होता है इजीली जिसे हम देख सके, ठीक है। ओनली अपरेंट मतलब देखी जा सके, ठीक है। अब इसको रिलेट करो कि ये जो प्रॉपर्टी है इडियोसिंक्रेसी की, जो एक दो लोगों में है वो हम भी तो देख सकते हैं ना, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसी बात को बोला गया है, ठीक है। फॉर एज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कि इस चीज के लिए दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया, आप पढ़ते हैं इसको, आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज एज वेल एज ऑल अदर मॉर्बिड ऑल्टरेशन इन द हेल्थ ऑफ मैन, टू विट नेमली, ये दो चीजें क्या हैं, द इनहेरेंट पावर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग सब्सटेंस, ये मैंने आपको अच्छे समझा दिया, एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स दैट एनिमेट्स द ऑर्गेनिज्म टू इन्फ्लुएंस बाय इट, कि जो हमारा वाइटल फोर्स एनिमेट कर रहा है, रन कर रहा है, वो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया, एक इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, दूसरा वो होगा जो इन्फ्लुएंस उस चीज से हो जाए, तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। द obvious derangements of health in the so-called idiosyncrasies can't be laid to this account for this peculiar constitution alone, कि मतलब ये जो चीज दिख रही है ना corporeal constitution, जो हम बोल रहे हैं कि ऐसा चीज देखने को मिला, वो अकेले उस vital force उस चीज के लिए नहीं दिखा सकता, मेडिसिन में भी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और अगर मेडिसिन में है तो वाइटल फोर्स में भी वो पावर होनी चाहिए, तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, अकेला कुछ नहीं दिख सकता, ठीक है। बट दे मस्ट ऑल्सो बी ascribed these things that produce them, वही बात की जो प्रोड्यूस कर सके वो मेडिसिन, उसमें इतनी पावर होनी चाहिए, इन विच मस्ट लाई द पावर ऑफ मेकिंग द सेम इम्प्रेशन ऑन ऑल ह्यूमन बॉडीज, येट इन सच मैनर द बट small number of healthy constitution have a tendency to allow themselves to be brought into such obvious morbid condition by them, मतलब कह रहा है कि यहाँ से कि उस मेडिसिन में तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, है ना, जितनी सबको दी हमने प्रॉपर्टी तो थी उस मेडिसिन में, ठीक है, पर इन्फ्लुएंसिंग पावर थी, पर कि कोई एक इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब सारे इन्फ्लुएंस नहीं हुए उससे, तो यही तो उसको खास बना दिया ना उस चीज को, कि इडियोसिंक्रेटिक हमने उसे बोला कि इन्फ्लुएंस सबको करने आया वो, बट कोई एक इन्फ्लुएंस हुआ उससे, ठीक है। तो ये उस बात को समझा रहा है, that these agents do actually make this impression on every individual healthy body, shown by this that when applied remedies they rendered effectually homeopathic service, कि वही कि जब हम इडियोसिंक्रेटिक की जो प्रॉपर्टीज आए, जिस टाइम हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं, जब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो ये हमें क्या होता है कि और मतलब सही रास्ता है, जो होम्योपैथिक सर्विस है, जो मेडिसिन सिलेक्शन है हमारा, उसमें और भी हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उस सबको भी हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो में दिखा तो हम नोट डाउन नहीं करेंगे, हम लिखते हैं, ठीक है। To all sick persons for morbid symptoms similar to those, they seem to be capable of producing in so-called idiosyncratic individual, हम उस टाइम पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आए और वो इस तरीके की बात बता रहा है, तो वो भी तो इडियोसिंक्रेटिक हुआ ना उस चीज के लिए, तो पहले से मुझे पता है कि उस मेडिसिन ने ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई थी, उसके अंदर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, और ये अगर ऐसी चीज दे दी जाए इसको सेम वापस से सिमिलिया के बेसिस पे, तो वो चीज ऑटोमेटिक क्योर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा फॉर्जन नंबर 117। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। सम फ्यू पर्सन आर एप्ट टू फेंट फ्रॉम स्मेल ऑफ रोजेस, वही कि कुछ पर्सन को रोज की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती, बेहोश हो जाते हैं उससे, एंड फॉल इनटू मेनी अदर मॉर्बिड एंड समटाइम डेंजरस स्टेट फ्रॉम पार्टेकिंग ऑफ मिजल्स। अच्छा, वहां से कॉमा है कि मतलब कह रहा है कि कोई फेंट हो जाता है और भी
प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल वहीं से शुरू हो जाता है कि म्यूजल्स होते हैं, जैसे सी फूड को बोला गया, ठीक है, सी फूड होते हैं जैसे कार्ब, रो ऑफ बार्बेल, ये सारे सी फूड खाने से किसी किसी को बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। फ्रॉम थर्ड एग्जांपल है यहीं से, फ्रॉम टचिंग द लीव्स ऑफ सम काइंड्स ऑफ सुमेश, मतलब ये प्लांट का नेम दिया गया कि कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिसको टच करने से रैशेज वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर है, ये आपको मतलब एग्जाम में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दस द प्रिंसेस मारिया Porphyrognisa restored her brother the emperor क्या है ये Alexis, who suffered from fainting, by sprinkling with the rose water in the presence of his aunt Eudoxia। कि मतलब एक प्रिंसेस थी, उसका भाई था, वो किसी से हो रहा था, फेंट हो गया था रोज की स्मेल से, मतलब वो फेंट हो गया था। तो उसने क्या किया, वापस से उस पर रोज वाटर जो होता है उसको स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। ये जो भी नेम लिखा हुआ है ये समझ लो कि एक लड़की थी, उसका भाई था, बेहोश हो गया था रोज की वजह से, रोज की स्मेल से, तो उसने क्या किया, रोज वाटर स्प्रिंकल कर दिया। अब उससे क्या हुआ, उसी से बेहोश हो रहा है, वही डालने से क्या हो गया ऐसा फायदा। तो यहाँ पर हमें लॉ ऑफ सिमिलिया देखने को मिलता है, ठीक है, कि जो चीज प्रोड्यूस कर सकती है वही चीज उसको क्योर भी कर सकती है, ठीक है। तो इस बेसिस से उसने स्प्रिंकल किया और आफ्टर दैट वो ठीक हो गए, ओके। और एक और एग्जाम्पल है कि हॉर्साइटिस सॉ ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम रोज विनेगर इन केसेस ऑफ सिनकोप, ठीक है। जो हिस्टेरिकल मेंटल सफरिंग्स होती है ना, तो उसमें मतलब ये हॉरिटस जो भी क्या लिखा था, हॉर्सिटस जो भी है, ठीक है, ये नेम है बेसिकली, कि इनको जो विनेगर से सिनकोप की प्रॉब्लम, जो मेंटल एंजाइटी वगैरह होती है ना, हिस्टेरिकल सफरिंग्स होती है, मूड स्विंग वगैरह इस सब में आता है, तो उसमें विनेगर से इनको बहुत चीज़ें, विनेगर लेने से मतलब उनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी और वही चीज़ दी गई, ठीक है, तो उससे वो क्योर हो गए। तो दैट्स इट, ये था पूरा फॉर्जम नंबर 117। साथ ही साथ हमने पूरा बुक भी पढ़ा है अच्छे से। आई होप कि आपको समझ आ गया है। काफ़ी वीडियो लॉन्ग थी, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना।